उधर देखना रे। अरे कोई बचाओ इसे, बचाओ। अरे कोई इसे नीचे उतारो वरना ये गिरकर मर जाएगा। देखा, अरे आदमी आदमी में कितना फर्क होता है। एक ये है और एक है वो अनवर जो खुलेआम गर्द बेचता है। हाँ, इसे कोई रोकने वाला भी नहीं है। देखो साहब, आप फोकट में भाषण मत देना। मैं ये धंधा बंद करने वाला नहीं हूं। अंकल अंकल हमारे अंकल को मत मारो, मत मारो हमारे अंकल को। अंकल अंकल हमारे अंकल को मत मारो, अंकल अंकल मत मारो हमारे। ए साहब, तूने एक बच्चे पे हाथ उठाया, अब उन तेरी वाट लगा डालेगा। या उस बच्चे को मारा तो बहुत तकलीफ होगी, जबकि वो एक थप्पड़ खाने से मर नहीं जाएगा, और ना ही वो तुम्हारा अपना बेटा है। फिर भी तुम्हारा कलेजा फट गया। अब सोच, जिनके जवान बेटों को तुम ट्रक गिलाकर मार देते हो, उनके माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती होगी। सोच सोच। I'm sorry. क्या नाम है तेरा? लगता है एक ही खून करके तेरा दिमाग खराब हो गया। इसके पेट में बच्चा है। बच्चा? अपना कर्म कर दिया, अब मुझे अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। आप आइए मेरे साथ। कौन है ये? यही है वो सेंट्रल जेल का जेलर कपिल देव सिंह। कहाँ है कृपाल सिंह? हम यहाँ हैं। ऊंचाई पर रहने का एक फायदा होता है, किसी के सर से टोपी या पगड़ी उछालने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद गिर जाती है।
लेकिन एक नुकसान भी है। ऊंचाई पर रहने वालों को हर वक्त सर झुकाकर बात करनी पड़ती है और नीचे वाले हमेशा सर उठाकर बात करते हैं। तुम्हारे बारे में हमने जैसा सुना था वैसा ही पाया। अब तो हमें तुमसे मिलना ही पड़ेगा। कैसा लगा तुमको हमारा ये महल? बहुत ही खूबसूरत, लेकिन लंबाई चौड़ाई में मेरी जेल से कम है। दूसरी बात यह है कि यहां कबूतर उड़ते हैं, जबकि मेरी जेल में मेरी मर्जी के बिना एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लगता है डॉक्टर शर्मा के जहर को जहां पहुंचना चाहिए था वहां ना पहुंचकर तुम्हारे अंदर आ गया है। शायद इसीलिए जेलर साहब सिग्नल की तरह लाल पीले हो रहे हैं। इन्हें शायद ये नहीं मालूम कि सिग्नल तोड़ना हमारी पुरानी आदत है। और मेरी आदत है तुम जैसे गुंडों से जेल में झाड़ू लगवाने की। अच्छा यही होगा कि तुम लोग हमेशा के लिए इंतकाम की बात भूल जाओ। देखो जेलर, अगर सभी लोग इंतकाम लेना भूल जाएं, तो दुनिया की तमाम जेलें वीरान हो जाएंगी। और मेरी समझ में नहीं आता कि तुम घर के कैसे मालिक हो जो ये चाहते हो कि तुम्हारा घर वीरान हो जाए। और तुम कैसे इंसान हो जिससे बच्चे पर भी दया नहीं आती। मोहब्बत हुस्न नहीं देखता और इंतकाम उम्र नहीं देखता। कृपाल सिंह, फर्ज अमीर और गरीब नहीं देखता। मेरी ड्यूटी है कि मैं जीवा और उसके बच्चे की रक्षा करूं। याद रखना, अगर तुम मेरे और मेरी ड्यूटी के बीच आए तो मैं तुम्हारे और तुम्हारी सांसों के बीच आ जाऊंगा। बदन पे खाकी वर्दी और कंधे पर चंद सितारे लग जाने के बाद अच्छा खासा आदमी दिन में ख्वाब देखने लगता है। मगर उसे नहीं मालूम कि ऊंचाई से पानी की धार भी गिरे तो पत्थर में सुराख हो जाता है। महिपाल, खत्म कर दो उसे। सेंट्रल जेल के जेलर कपिल देव सिंह पर कातिलाना हमला करने के जुर्म में यह अदालत कृपाल सिंह को दफा 307 के तहत 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा का हुक्म देती है। जीवा, बाहर तुमसे कोई मिलने आया है। मैं
मैं ठाकुर यशपाल सिंह की विधवा हूँ। पाए लागो बड़ी मालकिन। जीती रहो और मरो भी तो मेरी दी हुई मौत से मरो। मैं तो उसी दिन मर गई थी बड़ी मालकिन, जिस दिन मेरा सुहाग मिट गया था। नागिन काटने के बाद फन झुका लेती है, फिर भी उसे छोड़ा नहीं जाता। कृपाल सिंह के बारे में सुनकर तू बहुत खुश होगी। मैं तुम्हारी उन्हीं खुशियों को डंक मारने आई हूं। याद रख जीवा, कृपाल सिंह के जेल चले जाने से सिर्फ इतना हुआ है कि तेरी मौत का समय कुछ टल गया है। मैं जिस आग से चल रही हूं, तुम्हें भी उसी आग में जलना होगा। मैं कभी नहीं चल सकती। ऐसी क्या चीज है तू? एक विधवा स्त्री उस मोमबत्ती की तरह होती है जिसमें धागा नहीं होता, और ऐसी मोमबत्ती आग से पिघल तो सकती है लेकिन जल नहीं सकती। क्या अपने बेटे को जलता हुआ देखकर भी नहीं जलोगी? लेकिन इसमें मेरे बेटे का क्या कसूर है? और मेरी कोख का क्या कसूर था जो वो बांझ रह गई? कुछ कसूर आपकी कोख का भी है बड़ी मालकिन। मैं तो सिर्फ एक रात के लिए अपने पति के साथ रही, लेकिन आप तो 5-6 साल अपने पति के साथ रही। फिर भी आप जिया! मेरी आपसे एक विनती है बड़ी मालकिन, जिंदगी में कभी एक मां से टकराने की कोशिश मत कीजिए, वरना वो आप पर भारी पड़ जाएगी और आप हार जाएंगे। जीवा, तेजस्वरी ने आज तक हारना नहीं सीखा। तुम जानती नहीं, मेरी हैसियत, मेरी औकात, मेरी शक्ति के सामने तुम जैसी मामूली माओ की कोई हस्ती नहीं। और आप ये नहीं जानती, रेगिस्तान चाहे कितना ही बड़ा हो, उससे ज्यादा वजन उस मुट्ठी भर मिट्टी का होता है जिसने किसी पौधे को जन्म दिया हो। जीवा, अगर तूने बच्चे को जन्म दिया है तो मैं मौत को जन्म दूंगी। सुन ले, तेरे बच्चे की मौत तुझसे पहले होगी, तुझसे पहले। ऐसा कभी नहीं हो सकता। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। शेर और हकीकत दोनों में बहुत फर्क होता है जेलर। ये हकीकत भी है, हवाएं चिरागों को बुझा देती हैं और कभी चिरागों को जलाने में मदद भी करती हैं। ये नजारा देखेंगे आप तो मेरे जेल के अंदर आइए और देखिए वो सारी कैदी औरतें जो दूसरों की जिंदगी बुझा कराई हैं, वो किस तरह मुन्ना की जिंदगी को अपने प्यार से सींच रही है। क्यों खून चूसता है? नीचे आ कमीना, नीचे आ। अरे बाहर निकल। अरे उधर क्या बीबी का धावा है क्या जो मुंह छिपा रहा है? मुर्दे की औलाद, नीचे आ। कुंजर की औलाद, रुक जाओ। जेलर, तुम बीच में मत आओ। हम मुन्ना को हरगिज नहीं ले जाने देंगे। तुम लोग अगर इनको रोक भी लोगी तो बाद में और सिपाही आ जाएंगे, उनको भी रोक लोगी तो और आ जाएंगे। कभी न कभी मुन्ना को यहां से जाने तो देना ही पड़ेगा। जेलर साहब, मुन्ना जाएगा, लेकिन हमारी लाशों के गिरने के बाद। जिसकी एक मां मर जाती है तो वो जी नहीं पाता। अगर इसकी सैकड़ों माएं मारी गई तो सोचो क्या ये जी पाएगा? प्लीज तुम लोग कोई ऐसी हरकत मत करो जिससे बाद में मैं जीवा और मुन्ना की कोई मदद न कर सकूं। आओ बेटे। इस वक्त इसे अपनी मांओं की जिद नहीं, कुर्बानी चाहिए। सर आप हंस रहे हैं? आपको तो इतनी गालियां दी गई हैं, आप कुछ एक्शन क्यों नहीं लेते? अरे इन चीजों का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता। मैं तो ऐसे मेटल का बना हुआ हूं कि मुझ पर आग और तेजाब का भी असर नहीं पड़ता। क्यों, यही बात है ना जेलर? हाँ, ये बात तो है सर। इसके अलावा एक और बात भी है सर। वो क्या?
जो लोग आग और तेजाब से भी नहीं जलते, वो कभी कभी आंसुओं से जल जाते हैं। अंकल, अंकल! अपने आप चुप हो जाएगा रोते रोते। प्लीज बच्चे का जरा ख्याल रखिएगा। भाई साहब, ये कोई 5 स्टार होटल नहीं है कि यहाँ बच्चे का ख्याल रखा जाए। बहुत ही सही जगह पर तुम बहुत ही गलत आदमी बैठे हुए हो। भाई साहब, इस देश में 50% से ज्यादा कुर्सियों पर गलत आदमी बैठे हैं। अरे मुझे मालूम है कि मैं गलत हूँ, फिर भी आप मेरा कुछ भी गाड़ नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा एक चाटा मारेंगे ना। मगर इस चाटे से सिस्टम बदलने वाला नहीं है। आज मुन्ने का जन्मदिन है, लेकिन वो तो यहाँ पर है नहीं। और वो कहाँ है, ये तो सिर्फ आप ही जानते हैं। जन्मदिन पर देने के लिए ये कपड़े मंगवाए थे, उसे दे दीजिएगा। साहब जी, मैंने उसके लिए जूते मंगवाए थे। और ये मेरी तरफ से उसे दे दीजिएगा। ये मेरी तरफ से। अरे ये क्या कर रही हो? हमारे यहाँ रस्म है, जो चिता जलाकर लौटते हैं उनके पांव धोए जाते हैं। अंकल, आप 4 घंटे से गाड़ी चला रहे हैं, आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? स्कूल। अब तुम वहीं रहोगे और वहीं पढ़ोगे। नहीं अंकल, मैं अपनी माँ से दूर कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ अंकल, मैं पढ़ूंगा भी नहीं। अगर तुमने खूब दिल लगाकर पढ़ाई की और क्लास में फर्स्ट आए तो जानते हो क्या होगा? क्या होगा? तुम्हारी माँ जेल से छोड़ दी जाएगी, फिर तुम अपनी माँ के साथ ही रहना। फिर तो मैं खूब पढ़ाई करूंगा। नो प्रॉब्लम, इस बच्चे का एडमिशन यहाँ हो जाएगा। थैंक यू मैडम। इट्स ऑल राइट। आओ मेरे पास, आओ आओ। तुम्हारा नाम क्या है? मुन्ना। वेरी स्वीट। अच्छा, तो तुम्हारा घर कहाँ है? सेंट्रल जेल। मजाक कर रहे हैं? मजाक कर रहे हो? बेटा, तुम्हारी माँ और तुम्हारी फैमिली कहाँ रहती है? सब जेल में। मेरी माँ और मेरी बंदूक वाली आंटी भी वहीं रहती हैं, और वहाँ मेरी बहुत सारी आंटियाँ हैं। ओह माय गॉड। देखिए, इसका एडमिशन यहाँ नहीं हो सकता, दूसरा आदमी भेजो। प्लीज मैडम, प्लीज। ठीक है, आपके मुन्ने का एडमिशन हो सकता है, लेकिन क्या वो 1 लाख रुपया डोनेशन दे सकता है? जिसकी पॉकेट में आजादी के एक दिन भी नहीं, वो 1 लाख रुपया कहाँ से दे सकता है?
इतना तो मेरे पास भी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि वो पैसे नहीं दे सकता, तो फिर हम भी उससे एडमिशन नहीं दे सकते, राइट? देखिए साहब, सच बात तो ये है कि स्कूल चलाना कोई सेवा या धर्म की बात तो है नहीं, राइट? इसलिए हम तरस नहीं खाते, राइट? स्कूल चलाना तो 100% धंधा है, 100% बिजनेस, राइट? आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। डेमोक्रेसी में सबको बोलने की छूट है, राइट? आपने भी सुना होगा कि पहले के राजा और रईस अपने लड़कों को पढ़ने के लिए कोठे पर भेजा करते थे, राइट? अब वो कोठे तो नहीं रहे, लेकिन आपका ये स्कूल उन कोठों से कम नहीं, इसलिए कि कोठों की तरह आपके स्कूल में भी 100% बिजनेस होता है। इसलिए कि कोठों की तरह आपके स्कूल में भी सिर्फ राजा और रईसों के लड़के पढ़ने आ सकते हैं। जब काम वही है मैडम, तो नाम भी वही क्यों नहीं रख लेते? अब बोलिए। राइट, बोलिए। राइट। अच्छा जी, मैं चलती हूँ। अरे कपिल, 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 मेरी बात तो सुनो कपिल। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। पापा तुम्हें इसलिए नापसंद करते थे क्योंकि तुम अनाथ आश्रम में पले और बड़े हुए। कपिल, वो तो मेरे लिए सिर्फ एक खानदानी लड़का चाहते थे, इसलिए शायद तुम्हें बहुत गलत कह गए। और तुम चुपचाप खड़ी सब सुनती रही। मैं अपने पापा से डरती थी। जब डरती थी तो प्यार क्यों किया? अब मैं किसी से नहीं डरती। चलो प्यार करते हैं। बच्चों के गार्डियंस खड़े। अरे भाड़ में गए गार्डियंस। जब तुम मुझे नहीं मिले थे ना, तो मैंने फैसला कर लिया था कि जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार करूंगी, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे सामने प्रिंसिपल है। अरे भाड़ में जाए प्रिंसिपल, मैंने तो ये नौकरी सिर्फ टाइम पास के लिए की है और मैं किसी प्रिंसिपल वगैरह से नहीं डरती। गुड मॉर्निंग मैडम। मैडम, ये कपिल कपिल कपिल, इनके बारे में मैंने आपसे पहले कहा तो कहा इसने हमको तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया था और हमने उसको बोला था कि एक दिवस ये जरूर आओ से अभी गयो ने। मैं एक बच्चे के एडमिशन के लिए आया हूँ। अरे नो प्रॉब्लम, ये बड़ी बात जवा दे। पहले ये बताओ कपिल, तुमने इसे माफ किया या नहीं? अब तो ये भी अनाथ है बेचारी तुम्हारी तरह, क्योंकि इसके डैडी नहीं रहे ना। आए बदुनी सारू नहीं लगे। प्रिंसिपल ने ऑफिस चेयर, रोमांटिक प्लेस पर जाओ, नाटियो, गो गो। चलो कपिल। और सुनो, तुमने कहा था ना प्रिंसिपल जाए भाड़ में। अरे ना मतलब तो बताओ तीजा। कपिल, इसका मतलब भाड़ में का मतलब इसका मतलब हेवन है। हेवन। गुड। जन्नत, स्वर्ग। वेरी गुड। चले कपिल। हे भगवान, तुम लोग भाड़ में ही जाओ और मैं भी मरने के बाद भाड़ में ही जाऊं। कपिल, इतने सालों के बाद भी तुम बिल्कुल नहीं बदले, बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो। स्लिम, ट्रिम, डैशिंग, हैंडसम। एक फर्क आया है। क्या क्या? वो क्या है? मैंने मुन्ना की वजह से फिर से होली खेलना शुरू कर दिया। तो तुमने होली भी खेलना बंद कर दिया था? तुम्हारे साथ होली खेलने के बाद मैंने फिर कभी होली नहीं खेली। वो होली भी कितनी खूबसूरत थी ना कपिल। यही कि अगर इस बार तुम भागे तो मैं किसी को मार पीट कर तुम्हारी जेल में आ जाऊंगी, फिर हम दोनों एक साथ रहेंगे। ऐसा होगा ही नहीं। मुन्ना अब तुम्हारे पास है, अब तो मैं आता ही रहूंगा। अच्छा जी, तो आप मुन्ना से इतना प्यार करते हैं? हाँ, उसे जब भी मैं देखता हूँ उसमें 20 साल पहले का कपिल देव सिंह मुझे नजर आता है। उसकी तरह मैं भी अपने डैडी को नहीं देख पाया था, मैं भी बेसहारा था। तुम भी यही समझना कि मुन्ना मेरा बचपन है।
जिसे खूब प्यार चाहिए। हाँ हाँ, मैं मुन्ना को खूब सारा प्यार दूं। कानून की देवी का अपमान करने वालों को आप लोग सजा ना दे सकें, सजा जरूर दें। गवर्नर साहब, आपका कानून कमजोर भी है और मजबूर भी, और कभी कभी तो आपका कानून गुनहगार भी बन जाता है। कौन है ये? ये कहां से टपक गया? पता नहीं सर। तुम यहाँ क्यों आ गए? मैं यहाँ यह खबर देने आया हूँ कि मैं एक ऐसे मुजरिम को जानता हूँ जिसने कानून की देवी का अपमान ही नहीं किया बल्कि उसे फांसी दे दी। फिर भी मेरा यह दावा है कि आपका कानून उसको सजा नहीं दे सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। बताओ कौन है वो, उसे सजा जरूर मिलेगी। वैसे तो वो 6 साल की सजा पहले भी काट चुका है। फिर तो वो बड़ा खतरनाक मुजरिम है। हाँ हाँ, बहुत खतरनाक मुजरिम है, और उसकी उम्र सिर्फ 7 साल है। उसका नाम है मुन्ना, जिसका दूसरा भयानक जुर्म यह है कि वो अपनी मां जीवा से बहुत प्यार करता है। यहां जो भी लोग मौजूद हैं कानून की रग रग से वाकिफ हैं। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, बताइए, कानून की मूर्ति बनाने वालों ने कानून के लिए किसी देवता की मूर्ति क्यों नहीं बनाई? बताइए क्यों नहीं बनाई? उसने कानून के लिए देवी की ही मूर्ति क्यों बनाई? पता नहीं। देवी की मूर्ति इसलिए बनाई गई कि कानून बनाने वाला यह जरूर चाहता होगा कि कानून एक मां की तरह हो, जिसमें ममता हो। इसीलिए गवर्नर साहब, उसने मूर्ति का रंग काला पीला नहीं बनाकर दूध की तरह सफेद बनाया। लेकिन आपके कानून में न मां है, न ममता है, न दया है, न इंसानियत है। या तो जोड़ दीजिए इन शब्दों को अपने कानून की किताबों में, या फिर तोड़ दीजिए इस मूर्ति को और बना डालिए इसकी जगह किसी राक्षस की मूर्ति। निकालो इसे यहाँ से। इसे यहाँ पर किसी ने नहीं बुलाया। ये यहाँ पर आके कानून का अपमान कर रहा है। कानून से इंसाफ मांगने वालों को जो अपनी ताकत से दबाते हैं, दरअसल कानून का अपमान वो करते हैं। Don't touch me. I am also a gazetted officer. I know law better than you. देखते क्या हो, अगर प्यार से नहीं चाहता तो धक्के मार के निकाल दो। ये मेरा ऑर्डर है। गवर्नर साहब, अगर कानून कुछ न करे फिर भी ना मुन्ना को कुछ फर्क पड़ेगा, ना ही कानून को। नहीं, यह गलत है। गवर्नर साहब, शरीफ आदमी जुर्म नहीं करता क्योंकि वो जेल जाने से डरता है, लेकिन मुन्ना जो जेल को ही मां का घर समझता है, कानून के पास उसे डराने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो मुजरिम बना तो बहुत बड़ा मुजरिम बनेगा। आज तो उसने कानून की देवी को घर के अंदर फांसी दी है, लेकिन अगर उसे मां नहीं मिली तो बड़ा होकर एक दिन चौराहे पर कानून की देवी को फांसी दे देगा, और इसका जिम्मेदार होगा आपका कानून। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कानून को किसी के जुर्म का जिम्मेदार नहीं बनने दूं। डीएसपी साहब प्लीज। डीएसपी साहब, मैं मुन्ना के बारे में। वही मुन्ना है ना जिसकी वजह से आजकल आप बहुत मशहूर हो रहे हैं। भाई धड़ाधड़ फोटोएं छप रही हैं। और सुना है कि गवर्नर साहब उसकी मां की सजा भी माफ कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? उसके जेल से बाहर निकलते ही उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए कि उसके दुश्मन बहुत हैं। मैं चाहता हूं कि तब पुलिस उसका प्रोटेक्शन करे, उसकी रक्षा करे। सॉरी जेलर साहब, इस मामले में मैं क्या कर सकता हूं? हाँ, ज्यादा से ज्यादा यही कर सकता हूं कि 2-4 लाठी वाले सिपाही भिजवा दूंगा, नहीं तो 1-2 राइफलदारी साथ कर दूंगा। इससे आप क्या समझते हैं कि उनकी जान की रक्षा हो जाएगी? भाई साहब, आजकल तो कर्फ्यू में भी दुकानें लूट ली जाती हैं, जबकि वहां पे सिर्फ पुलिस ही पुलिस होती है। हाँ, और फिर आपके खूनी का बेटा कौन से सिकंदर की औलाद है? हाँ? आप सब ये बताइए कि आप मुन्ना के बारे में कुछ कर सकते हैं या नहीं? पुलिस तेरे बाप की नहीं है जो तेरी हर बात मान ली जाए। ये देश भी तेरे बाप का नहीं जो तेरी हर बात सह ली जाए। तूने मुझ पर हाथ उठाया? हाँ, आज इसी जगह पर मैं तेरी धज्जियां उड़ा दूंगा। तुझे कोई नहीं बचा सकेगा, ना तेरी ये देशभक्ति, ना तेरा आदर्श, ना तेरी ड्यूटी, ना ये खंबा और ना ये तिरंगा। खबरदार जो तिरंगे के बारे में कुछ भी बोला। अरे पूरे तिरंगे की तो बात ही छोड़ो, इसके एक एक धागे पर जान लुटाने वाले कल भी लाखों थे
और आज भी लाखों हैं। जय हिंद। माफ कर दो प्लीज, मुझे मत मारो। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। हाँ, वही करेंगे। तुमने तिरंगे की शान में गुस्ताखी की है। ऊपर देखो। अब तिरंगे को सलामी दो। जाओ पीछे करो उन सबका। बहुत मुश्किल से इनको यहां तक ला सका हूं। भगवान इनकी रक्षा करना। मैं इनको तेरे ही सहारे छोड़कर जा रहा हूं। भगवान इनकी जरूर रक्षा करना। अंकल, अंकल, आंटी, अंकल, आप कहाँ हैं अंकल? हे भगवान, तुमने अचानक इसे कहां से भेज दिया। इसने तो ममता को जगाकर मुझे इतना सुख दे दिया जितना मुझे जीवन भर में नहीं मिला था।
ये बच्चा मेरा है, मैं इसे ले जाने आई हूँ। तुम्हारा इस पर ज्यादा अधिकार है। तुम इसे ले जा सकती हो। मुन्ना, बेटा उठो, चलो। मैं जेलर कपिल सिंह बोल रहा हूँ। मुझे गवर्नर साहब से बात करनी है। हाँ बोल रहा हूँ। सर, मुन्ना और लिसा की जिंदगी खतरे में है। उनको फौरन पुलिस फोर्स और डॉक्टर चाहिए। और वो लोग हैं कहाँ? उनको मैंने। हेलो कपिल। मैं तेरा जहन्नुम तक पीछा करूंगा। कैसा रंग खेल लिया आपने? ये भी एक होली है। गुलाब, हाँ, ये वही जेलर हैं जिनकी जेल में तूने लोरियां सीखी? हाँ अप्पा। तो फिर देख क्या रही हो? इन्हें इज्जत से अंदर ले जा और इनके जख्मों का इलाज करो। शुक्रिया अप्पा, शुक्रिया। आइए। अच्छा हुआ आप दोनों आ गए। फांसी के वक्त भी आप दोनों मौजूद रहते हैं। डॉक्टर साहब वक्त बताते हैं और जज साहब उंगली उठाकर जेलर को इशारा करते हैं, फिर वो फांसी पर लटकाने का हुक्म देते हैं। वो मौत का तमाशा तो आप लोगों की मर्जी से होता है, लेकिन आज की मौत का तमाशा मेरी मर्जी से होगा। भैरव! आत्मा कभी नहीं मरती, जीवन का ये सूत्र है, जुल्म सितम से लड़ने वाला अर्थी कांधे पर उठाते हैं, लेकिन मैं तेरा कफन कांधे पर लाया हूं। हाँ कृपाल सिंह, यह है तेरा कफन।
आप लोग इस तरफ जब जाइए, फॉलो मी। महिपाल, प्रशांत, रोको पुलिस वालों को। हाँ। कोई बच्चे को बचाओ, कोई बच्चे को बचाओ। माँ, बच्चे को बचाओ। Save him! Come on, save him! जेलर, कृपाल सिंह जिंदा रहा तो बच्चे को मार ही डालेगा। छोड़ना मत। हाँ, उसे छोड़ना मत, उसे छोड़ना मत। कृपाल सिंह, गुलाब भाई और अनवर खान के खून के इल्जाम में दफा 302 के तहत मैं तुमको सजाए मौत देता हूं। अनहोनी को होनी करके दिखाओ तो होली है। नदी के दो